हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस लेक्चर में हम राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इस संदर्भ में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। राज्य की उत्पत्ति का किस प्रकार हुई, इस संदर्भ में कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं है और राज्य उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विचारकों द्वारा जो समय समय पर विचार रखे गए, उस संदर्भ में उत्पत्ति के संदर्भ में विविध दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं और इनमें प्रमुख हैं राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या है? सबसे प्राचीन है और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की सृष्टि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के द्वारा की गई है। दूसरा सिद्धांत आता है शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत के अनुसार क्या है? शक्ति ही राज्य के निर्माण का एकमात्र तत्व है, जिसके मतलब ये है ईश्वरीय संस्था ना होकर क्या है, मानवीय संस्था है राज्य। और इसकी उत्पत्ति जो है वो शक्ति के आधार पर हुई है, बल के आधार पर हुई है। तीसरा जो सिद्धांत आता है वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत। और चौथा और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। इसके अलावा और भी हैं पैतृक सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। तो यहाँ आज के इस लेक्चर में हम राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? एक दैवीय संस्था ना होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण मनुष्यों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया। सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो क्या है? 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्रमुख रूप से हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक विचारक हैं वो क्या है? मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में किस प्रकार से? पहली अवस्था को तो वो नाम देते हैं प्राकृतिक अवस्था, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में पूर्व सामाजिक या पूर्व राजनीतिक अवस्था, तो इसको नाम देते हैं वो प्राकृतिक अवस्था। और दूसरे भाग को नाम देते हैं नागरिक जीवन के प्रारंभ होने के बाद की अवस्था। तो दो भागों में बांटते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं या स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य जैसी कोई संस्था नहीं थी। इसे वो पूर्व सामाजिक या राजनीतिक अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में क्या है? जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार या प्राकृतिक नियमों के आधार पर जीवन व्यतीत करते थे। किन्हीं कारणों के कारण, ये कारण क्या है सभी विचारक अलग अलग बताते हैं, मनुष्य प्राकृतिक अवस्था का त्याग करने को विवश होते हैं और उनके द्वारा समझौते के माध्यम से राजनीतिक समाज की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो सभी विचारक हैं वो समझौते के माध्यम से राज्य उत्पत्ति की बात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत कोई नया नहीं है, ये प्राचीन है और इसका उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में भी किया गया है। यूनान में सोफिस्ट विचारकों ने भी राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत प्रतिपादन जो है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा किया गया है। और इन तीनों विचारकों को क्या है? संविदावादी विचारक या हम कह सकते हैं समझौतावादी विचारक कहा जाता है। अब इन तीनों विचारकों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला जो है प्रमुख विचारक, उनके विचारों को ले रहे हैं टॉमस हॉब्स। इन्होंने किस प्रकार से सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति की बात कही है। यहाँ हम देखते हैं हॉब्स की प्रमुख रचना है लेवियाथन
और लेवियाथन में उनके सामाजिक समझौता और संप्रभुतावादी विचारों का विवेचन किया गया है। तो यहाँ जो विचारों का अध्ययन करेंगे वो लेवियाथन के आधार पर है। और उन्होंने हॉब्स ने वैज्ञानिक विधि के आधार पर अध्ययन किया और इस संदर्भ में सबसे पहले उन्होंने मानव स्वभाव का अध्ययन किया और मानव स्वभाव के आधार पर ही एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं की है। तो सबसे पहले टॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव किस प्रकार से बताया है। हॉब्स ने राज्य का जो अध्ययन है वो मानव स्वभाव के विश्लेषण से प्रारंभ किया है। और वो कहते हैं उनके अनुसार मनुष्य जो है स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, अहंकारी, आत्मा अभिमानी प्राणी है। उस समय क्या था, ब्रिटेन में गृह युद्ध चल रहा था और इस अवस्था में हॉब्स के सम्मुख जो क्या है मानव स्वभाव का सबसे जो घृणित पक्ष था वो उन्होंने अनुभव किया और इसलिए मानव के केवल नेगेटिव पक्ष बुराइयों को उन्होंने अध्ययन किया। और वो क्या कहते हैं मानव स्वभाव के संदर्भ में कि मानव जो है सदैव जो है शक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है। प्रतिद्वंद्विता, भय और कीर्ति के कारण मनुष्यों के बीच में जो है निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो इस प्रकार वो मानव स्वभाव का अध्ययन करते हैं और उसी स्वभाव के अनुकूल जो है वो प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं। उनके अनुसार क्या है कि प्राकृतिक अवस्था क्या थी, जिसकी लाठी उसकी भय, शक्ति ही सत्य पर आधारित थी। जब इस तरह के मानव स्वभाव वाले व्यक्ति होंगे तो उसी के अनुकूल ही जो है प्राकृतिक अवस्था होगी। तो उन्होंने कहा कि जो उस समय क्या है शक्ति ही सत्य पर आधारित थी और जो कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रख सके उतने समय तक वो सामग्री, वो वस्तु उसकी हो जाती थी। तो इस तरह से वो क्या है निरंतर संघर्ष, सबके साथ संघर्ष की अवस्था की बात करते हैं कि इस अवस्था में क्या सभी के साथ संघर्ष चलता रहता था। और इस प्राकृतिक दशा की वो हॉब्स जो हैं 3 प्रमुख विशेषताएं बताते हैं। क्या बताते हैं, पहला क्या है नैतिकता का सर्वथा अभाव था। इस अवस्था में क्या नैतिकता का सर्वथा अभाव था। दूसरी विशेषता बताते हैं न्याय अन्याय के विचार का अभाव था। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या गलत है, क्या सही है, इस विचार का अभाव था। तीसरा क्या था इसकी विशेषता, व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। तो 3 विशेषताएं वो प्राकृतिक अवस्था की बताते हैं हॉब्स। अब आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से समझौता हुआ और इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुई। तो अब ले रहे हैं हम अपन समझौते का कारण और समझौता। हॉब्स कहते हैं जीवन और संपत्ति की असुरक्षा और मृत्यु के डर से मनुष्य इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि वे एक ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना करें जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके और एक राजनीतिक समाज का निर्माण कर सके। तो यहाँ देखते हैं कि मनुष्य झगड़ालू था, स्वार्थी था, लेकिन जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जो बात थी वो सभी में थी। तो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं, एक राजनीतिक समाज के निर्माण की बात सोचते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं आगे वो समझौता की बात करते हैं कि नवीन समाज के निर्माण के लिए सभी व्यक्तियों ने एक समझौता करते हैं और ये समझौता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूह से किया। प्रत्येक व्यक्ति ने क्या है शेष व्यक्ति समूह से किया। और किस प्रकार करते हैं कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करें और उसकी आज्ञाओं का मानें।
तो इस तरह से क्या है कि सभी व्यक्ति जो है, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति एक व्यक्ति अथवा सभा को अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण कर देते हैं और यह जो शक्ति या सत्ता होती है वो सर्वोच्च सत्ता बन जाती है। इस समझौते के अंतर्गत हम देखते हैं, इस समझौते में शासक पक्ष नहीं है। समझौता क्या होता है? व्यक्ति आपस में करते हैं, शासक से कोई समझौता नहीं होता है। तो इसलिए शासक जो है वो समझौते का पक्ष नहीं है। इसलिए इसका परिणाम क्या होता है कि समझौते के परिणाम स्वरूप जो सत्ता है, उत्पन्न सत्ता होती है, वो सर्वोच्च, निरंकुश और अटल होती है। तो इस समझौते के परिणाम स्वरूप क्या होता है? हॉब्स जो है एक निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं, जो कि संपूर्ण शक्ति संपन्न है और शासक के विरुद्ध इसमें विद्रोह का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से हॉब्स ने सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की स्थापना की बात कही है और हॉब्स के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है कि उन्होंने मानव स्वभाव का जो विश्लेषण है वो एकांकी किया है। मानव स्वभाव का चित्रण उन्होंने क्या क्या, स्वार्थी है, झगड़ालू है, अहंकारी है। लेकिन इसके साथ ही ये एक पक्षीय अध्ययन है, क्योंकि मानव क्या है, स्वार्थी प्राणी होने के साथ साथ क्या है, एक सामाजिक प्राणी भी होता है। उसमें दया, सहानुभूति के तत्व भी पाए जाते हैं। दूसरी जो आलोचना इस तरह की गई है कि प्राकृतिक अवस्था का जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या होता? मानव सभ्यता समाप्त हो गई होती। मानव जीवन कभी भी इतना एकांकी नहीं रहा है। कुटुंब या कबीले जो है मानव जीवन की इकाई रहे हैं और मनुष्य जो है इस तरह से जो उन्होंने बताई है कि मत्स्य न्याय की स्थिति, ऐसी प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलते हैं। आलोचना इसके इस आधार पर भी की जा सकती है कि अतार्किक है, क्योंकि समझौता जो होता है वो कभी भी एक पक्षीय नहीं होता है। सामाजिक समझौते में दो पक्ष होते हैं और यहाँ उन्होंने समझौते की क्या एक पक्षीय कर दिया, क्योंकि शासक को बिल्कुल इस समझौते से अलग रखा है और इस आधार पर उन्होंने क्या करा है, स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन की स्थापना की गई है, जो कि अत्यंत भयंकर है और उसे किसने क्या करा है, शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया है। तो इस तरह से आज राज्योत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हमने हॉब्स के विचारों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से वो राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। अगले लेक्चर में हम जॉन लॉक और रूसो के विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।